तो गाइस तो हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक आज का। तो आज डे 23 है डेली डोज का। जैसे कि आपको पता है कि डेली डोज हमारा रेगुलर चलता है। ये क्लियर है। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चंस करना हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आप चाहो तो पहले आप गेस कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो मैं यहाँ पे पढ़ के बता दे रहा हूँ। हो सकता है शायद क्वालिटी के कारण ये खराब हो गया हो। तो एसएससी जेईई 2013 का ये क्वेश्चन है। क्लियर। Thermite welding differs from other method of welding in that it does not use heat, it is less time to consuming, it does not require electrodes, or it last option D is it employs exothermic chemical reaction for developing high temperature. तो क्या थर्मिट वेल्डिंग में क्या डिफरेंस है एक्चुअली। तो इससे पहले जो आपका डे 20 था, आई थिंक डे 21 और डे 22 था। तो डे दोनों डेज में मैंने आपको बताया था थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है। जनरली हम उसको रेलवे ट्रैक वेल्डिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, मेटल लेते हैं, मेटल को हम हीट करके उसको मोल्टन स्टेट में रखते हैं और मोल्ड बनाते हैं और मोल्ड के ऊपर रख देते हैं। क्लियर है। तो क्या डिफरेंस है हमारा थर्मिट वेल्डिंग में एज कंपेयर टू अदर मेथड। तो आप ऑप्शन ले लीजिए। तो आपका यस, आपका ये ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर है। तो एसएससी जेईई 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। थर्मिट वेल्डिंग याद है ना, क्या होता है। ऐसा हम मोल्ड बनाते हैं। ठीक है, मोल्ड में हमारा ऐसा कुछ बना रहता है। चलिए यहाँ पे हमारा कोर, इसके ऊपर हम अपना मोल्टेन मेटल वाला रख देते हैं और यहाँ से मोल्टेन मेटल जब डालते हैं तो पूरा हमारे कैविटी में आके सेट हो जाता है। क्लियर है। थर्मिट वेल्डिंग जनरली हम किसके लिए करते हैं, रेलवे ट्रैक के लिए, रेलवे ट्रैक के लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमनली यूज फ्लक्स फॉर ब्रेजिंग। तो ब्रेजिंग के लिए हम जनरल जो हम अपना फ्लक्स यूज करते हैं, कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं, नाम याद है। बोरेक्स। बोरेक्स आपका सही ऑप्शन है। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेईई 2013 में पूछा गया था। तो आपको ये याद रखना है, फॉर ब्रेजिंग ऑपरेशन के लिए हम कौन सा फ्लक्स यूज करते हैं। तो बोरेक्स इज द फ्लक्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3 है, इफ इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ड थ्रू द मेटल to be joined and heated to the plastic state and weld is completed by the application of pressure. The welding is known as force welding, electric arc welding, resistance welding and thermite welding with pressure. तो क्या लगता है इसका आंसर क्या। तो यहाँ जो टर्म आपको नोट करना है, इलेक्ट्रिक करंट को हम पास कर रहे हैं किससे, मेटल से। मेटल से हम पास कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए ज्वाइन करने के लिए, एंड heat to the plastic state and weld completely by the application of pressure के थ्रू। ठीक है, the welding is known as force welding। force welding में हम प्रेशर का यूज तो करते हैं बट हम इलेक्ट्रिक करंट का यूज नहीं करते हैं फॉर द वेल्डिंग। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात करें तो आर्क वेल्डिंग में हम कोई भी प्रेशर, ऐसा प्रेशर यूज करते नहीं है हम। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या रहता है, जनरली हमारा होल्डर रहेगा, उससे इलेक्ट्रोड रहेगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड हमारा इस दो मेटल को वेल्ड कर देगा। बट रेजिस्टेंस वेल्डिंग, यस रेजिस्टेंस वेल्डिंग आपका सही ऑप्शन होगा। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक, मतलब कैसे, एक तरीके का स्पॉट वेल्डिंग ही हुआ। एक प्लेट हमारा है, ठीक है, और दूसरे प्लेट को अगर वेल्ड करना है तो एक इधर से लगा दीजिए, एक नोट इधर से लगा दीजिए, आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो, और थोड़ा प्रेशर लगाएंगे इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट हीट होगा और हीट होने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेल्ड हो जाएगा। क्लियर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सबसे सही आंसर हो गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग में तो हम कोई सॉलिड चीज यूज नहीं करते वेल्डिंग करने के लिए। क्लियर है। इसका सबसे सही और अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा फोर्स वेल्डिंग। फोर्स वेल्डिंग सबसे सही आंसर होगा। तो सॉलिड स्टेट वेल्डिंग अगर आपसे कहीं पे भी ये नाम आए तो आपको याद होना चाहिए फोर्स वेल्डिंग। क्लियर है। अब क्वेश्चन 5 देखिए, जनरली यूज्ड फ्यूल गैस इन गैस वेल्डिंग इज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम
या एसिटिलीन। तो गैस वेल्डिंग में आपसे को इससे पहले लेक्चर में मैंने गैस वेल्डिंग का बकायदा पूरा डिटेल दिया था, कैसे गैस वेल्डिंग, लेक्चर 21 लेक्चर 22 में भी, ठीक है, डे 21 22 में भी। तो इसमें से क्या गैस वेल्डिंग में हम क्या क्या यूज करते हैं, एक तो एसिटिलीन का यूज करते हैं, ठीक है, साथ में हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दिस C2H2, ऑक्सीजन तो है नहीं यहाँ पे, तो एसिटिलीन आपका सबसे सही ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ओके, 6th क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोड यूज्ड इन TIG टंजस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो नाम ही देखो टंजस्टन इनर्ट गैस, तो कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, टंजस्टन, डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। RRB JEE 2016 का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसका फुल फॉर्म आपको नहीं पता, आप ये चैप्टर नहीं पढ़े तो इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। 7th क्वेश्चन देखिए, इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर जनरेटेड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ओके, ये गेट 2013 गेट में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है यार, वैल्यूज से रिलेटेड। तो अगर आपको आर्क वेल्डिंग याद होगा, ठीक है, इन आर्क वेल्डिंग क्या, जो नॉर्मल वेल्डिंग हम ऐसा होल्डर रहता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम अपना इलेक्ट्रोड ऐसे फंसा कर रखते हैं, ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है। तो इसका जनरली टेम्परेचर रेंज कितना होता है, इसका टेम्परेचर रेंज होता है 3500 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप इस ये ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। ओके ना, 8 क्वेश्चन है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, आपको ये दिख नहीं रहा होगा हो सकता है, तो कार्बोराइजिंग लिखा हुआ है, ठीक है, कार्बोराइजिंग, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज्ड टू वेल्ड मटेरियल लाइक, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम, हम फ्लेम के बारे में पढ़े थे, कितने टाइप का जनरली फ्लेम का यूज कहाँ करते हैं हम वेल्डिंग के लिए, गैस वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में हम यूज करते हैं। 3 टाइप का फ्लेम होता है, एक होता है न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है, दूसरा होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, तीसरा हमारा होता है दैट कार्बोराइजिंग फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो न्यूट्रल में क्या होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है, इक्वल अमाउंट में। ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन का मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसिटिलीन, क्लियर है। और कार्बोराइजिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन, इसमें एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो कौन से मटेरियल के सबसे बेस्ट है, स्टील, यस, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, कार्बोराइजिंग फ्लेम इज यूज्ड टू बिल्ड मटेरियल लाइक स्टील, ठीक है। Now, the most commonly used flame in gas welding is neutral, oxidizing या carburizing। तीनों में से क्या, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी या ओनली ए एंड बी। तो जनरली हम गैस वेल्डिंग में कौन सा फ्लेम का यूज करते हैं, ठीक है, गैस वेल्डिंग के केस में तो ओनली सी आप मारना, कार्बोराइजिंग ही हम यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। हम हमेशा ऑक्सीजन की मात्रा कम रखते हैं और एसिटिलीन की मात्रा ज्यादा रखते हैं, क्लियर है। जो भी आप जहां भी गैस वेल्डिंग देखोगे वहां पे हम ज्यादातर कार्बोराइजिंग फ्लेम का ही यूज करते हैं, ठीक है। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है टेक्निकल का 10th क्वेश्चन, ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन एसिटिलीन सिलेंडर, हाइड्रोजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर या नन ऑफ दिस, ओके। तो हमें पता है हम 2 सिलेंडर का यूज करते हैं गैस वेल्डिंग में, करते हैं ना, एक हमारा होता है इसका ऑक्सीजन का, एक होता है हमारा एसिटिलीन का, और ये इसको बोलते हैं होज पाइप, क्लियर है, होज पाइप। और ये होता है हमारा टॉर्च, क्लियर है, यहाँ से हमारा फ्लेम बाहर आता है। तो ये हॉज पाइप जिसको मैं बोल रहा हूँ, दिस इज हॉज पाइप, इनका भी कलर, इसका अगर ब्लू कलर होता है, जो ब्लू कलर का होता है मतलब उसमें ऑक्सीजन है, हॉज पाइप ब्लू कलर का। और अगर आपका रेड कलर का है, इसका मतलब क्या है, उस हॉज पाइप में क्या आ रहा है, एसिटिलीन। ये बार बार बता रहा हूँ, आपको याद रखना, नहीं तो भूल जाते हैं लोग इसको, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे ब्लैक कलर जनरली हम किसमें यूज करते हैं, ऑक्सीजन, तो ब्लैक कलर। तो जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर होता है, दिस इज ऑक्सीजन का सिलेंडर, O2 का सिलेंडर हमेशा ब्लैक या ब्राउन रहता है मैक्सिमम टाइम। और एसिटिलीन का जो सिलेंडर होता है वो कौन सा कलर होता है, रेड या मैरून, ठीक है, मैरून। आपको ये दोनों याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ब्लैक कलर इज जनरली पेंटेड ऑन
ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ऑक्सीजन सिलेंडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक हमारा आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि व्हेन वी सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। तो क्या ऑप्शन होगा, 30 सितंबर, 29 सितंबर, 1 अक्टूबर या नन ऑफ दिस। तो आपको ये माइंड में क्लिक करना चाहिए तुरंत। ऑप्शन 1 अक्टूबर सही इसका आंसर है। ठीक है, तो क्या होगा, वो 1 अक्टूबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ ये ज्यादातर यूएन की तरफ से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि दिवस, ऐसा वृद्ध पर्सन या फिर जो भी आप हिंदी में कहें इसको। तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के लिए यूएन में जनरली ये मनाया जाता है। 2019 का इस बार का जो थीम रखा गया था वो था द जर्नी ऑफ एज इक्वेलिटी। द जर्नी ऑफ एज इक्वेलिटी इस बार का इनका थीम था। और क्यों मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के लिए, तो क्या होता था, जो बूढ़े लोग थे ना उनके साथ बहुत नाइंसाफी वगैरह होता था ना ऐसा रोड पे ऐसे छोड़ देते थे, उनके बच्चे उनको छोड़ देते थे। तो ये सबको रोक लगाने के लिए, ठीक है, तो ये हर साल 1 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि आपने इससे पहले मेरे वीडियोस देखा होगा, मैंने एक्चुअली नया कुछ सिस्टम खरीदा है जिससे मुझे आसान हो ऐसे वीडियोस बनाने में। बट क्या है कि अभी नए नए हैं तो पैड का यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, बट हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। ये क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक चल रहा था हमारा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है इस वीडियो का लास्ट। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हो। मैं ट्रिक के साथ आपको ये बताऊं, जैसे ट्रिक हमारा चलता आ रहा है वही ट्रिक मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जनरली। ठीक है, तो मैं ये जो क्वेश्चन है ये टाइप थ्री का क्वेश्चन है जिसमें एंगल बेस पे आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट he turned 45 degree in clockwise direction, then he turned 90 degree in anti-clockwise direction, and finally he turns 35 degree in clockwise direction. Now in which direction is he facing? ओके, तो देखो इसको भी कैसे ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, फर्स्ट ही टर्न नॉर्थ डायरेक्शन में था ना सबसे पहले, तो लिख लीजिए आप नॉर्थ डायरेक्शन। फिर क्या 40 डिग्री टर्न किया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में टर्न किया, लिख लिया हमने, ये रहा ना 45 डिग्री क्लॉकवाइज में टर्न किया। ठीक है, देन ही टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जस्ट सी के नीचे लिख लिया 90 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, फिर है डायरेक्शन एंड फाइनली ही टर्न्स 35 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए लिख लेते हैं 35 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बताइए किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखिए ये क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, इन दोनों को 45 और 35 को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एक है हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कट गया दोनों, 90 से 90 क्लोज, बचा क्या 0। मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में वो फेस किया हुआ था उसी डायरेक्शन में अभी तो फेस होगा उसका, तो नॉर्थ आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो देखो पहले वो किधर की ओर उसका फेस था, अ मैन फेसिंग नॉर्थ फर्स्ट, ठीक है, नॉर्थ की ओर था उसका फेस, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा राइट डायरेक्शन। ठीक है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, ये डायरेक्शन। ठीक है, मतलब राइट साइड इधर की ओर 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री मतलब इतना टर्न हुआ वो, ये इस डायरेक्शन में, राइट ये रहा। ठीक है, फिर 90 डिग्री टर्न हुआ, 90 डिग्री टर्न हुआ, ये हो गया हमारा ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, यहां से 90 डिग्री मतलब ये। ठीक है, अभी को यहाँ पे आ गया ना, तो मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है साउथ, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है, पहले वो 45 डिग्री टर्न किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके ओके, यहाँ मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा ध्यान दें। ओके, तो ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक बार हम मैनुअल इसको देख रहे हैं, क्लियर है, मैनुअली देखते हैं जो आंसर हमने लाया है वो सही लाया है कि नहीं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ठीक है, द मैन फेसिंग नॉर्थ फर्स्ट, तो नॉर्थ की ओर उसका फेस है, तो मैं इधर इसको डबल मार्क कर दे रहा हूँ। क्लियर है,
और नाउ ही टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो राइट इधर है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हुआ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे ही हुआ ना, तो 45 डिग्री टर्न हुआ, तो ये लो 45 डिग्री बंदा टर्न हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। क्लियर है, अभी राइट इसका इधर है। फिर ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट डायरेक्शन, ये राइट है तो लेफ्ट डायरेक्शन में, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये हो गया 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, ये 45 ये 45 90 डिग्री, तो अभी ये नॉर्थ वेस्ट में पहुंच गया। ठीक है, नाउ ही फाइनली टर्न्स 35 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अभी राइट इसका कहाँ चला गया, अभी राइट ये है तो क्लॉक 35 डिग्री किस डायरेक्शन में, 35 डिग्री, तो इसको 35 डिग्री अगर आप इधर की ओर टर्न कर देंगे तो किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की ओर ही जा रहा है, तो मतलब नॉर्थ से स्टार्ट हुआ नॉर्थ की ओर ही जा रहा है।